नमस्कार, 2 मिनट समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सहित विपक्ष के नेता कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। मुकाबला सीपी राधाकृष्णन बनाम बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वोटों की गिनती आज शाम 6 बजे होगी शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना। दोनों राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे सर्वेक्षण। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस दुखद घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है भारत सरकार। भारत दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री 8 दिन की राजकीय यात्रा में नवीन चंद, रामगुलाम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर। बस्ती को दी सौगात। भूमि पूजन कर सरस्वती शिशु मंदिर का किया उद्घाटन। का आज विद्या भारती की ताकत दुनिया देख रही है। शिशु मंदिर में शिक्षा के साथ संस्कार भी। नेपाल में नहीं थम रहा है बवाल। पीएम ओली ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। नेपाल के घटनाक्रम पर भारत की कड़ी नजर। एमईए ने दी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। चलिए शुरुआत स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं, जहां एक व्यक्ति फर्जी तरीके से 6 अलग-अलग जिलों में 9 साल तक नौकरी करता रहा और सरकार को करोड़ों का चूना लगाता रहा, जिसका खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला और कौन है ये व्यक्ति, इस पर एक रिपोर्ट। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है। सीएम योगी का इशारा समाजवादी सरकार के दौरान हुए उस भर्ती घोटाले का है, जिसके खुलासे ने तत्कालीन सपा सरकार के मंसूबों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल यूपी में एक ही नाम का एक ही शख्स साल 2016 से एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर 6 जिलों में सरकारी नौकरी कर रहा था। इस बीच उसने करोड़ों रुपए सैलरी के तौर पर कमाए, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठाया। मामला अखिलेश यादव की सरकार के समय का है और अब सीएम योगी के निर्देश पर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पूरा मामला समझ लीजिए। साल 2016 में अखिलेश सरकार के समय यूपीएसएससी के जरिए 403 टेक्नीशियनों की भर्ती हुई। 403 टेक्नीशियनों की भर्ती लिस्ट में 80वें नंबर पर अर्पित सिंह ने साल 2016 में नौकरी पाई। साल 2016 में अर्पित सिंह ने हाथरस सीएमओ के अधीन तैनाती पाई, लेकिन हाथरस के अलावा अर्पित सिंह फर्रुखाबाद, बांदा, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर और शामली में भी नौकरी कर रहा था। अर्पित सिंह नाम के इस शख्स का नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम सभी रिकॉर्ड में समान पाया गया, लेकिन इसके बावजूद वे 6 अलग अलग जिलों में एक ही समय पर नियुक्त था। मामला उजागर होने के बाद सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस मामले की जांच सीबीआई पहले ही कर रही है। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। अखिलेश सरकार के समय साल 2016 में हुए इस फर्जीवाड़े के चलते अर्पित सिंह नाम का शख्स अब तक करोड़ों रुपए सैलरी में और तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ पिछले 9 साल से उठा रहा था। इस फर्जीवाड़े से यूपी सरकार को कैसे करोड़ों की चपत लगी, ये भी जान लीजिए। अर्पित सिंह हर महीने 69,595 रुपए वेतन ले रहा था। एक साल में सिर्फ एक जिले से ही 8,35,140 रुपए की सैलरी ली गई। 9 सालों में केवल एक जिले से 75,16,260 रुपए का भुगतान हो चुका है। अगर 6 जिलों के सभी अर्पित सिंह के वेतन को जोड़े तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का वेतन फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ा। जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो फिर विभागीय स्तर पर बड़ी जांच भी हुई और परत दर परतें भी खुली। इस जांच में कई संदिग्ध भी मिले हैं। अर्पित सिंह का फर्जीवाड़ा तो सामने आया ही, लेकिन साल 2016 के इस भर्ती घोटाले में कुछ और नाम भी संदिग्ध है।
जांच के दौरान अर्पित और अंकित के नाम से 6 टेक्नीशियन को संदिग्ध माना गया। अंकुर नाम से 2 टेक्नीशियन को भी जांच में संदिग्ध माना गया है। केस में तत्कालीन डीजी हेल्थ डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर पैरामेडिकल की नियुक्ति तबादला देखने वाले अधिकारियों से पूछताछ होगी। यूपी में सरकारी नौकरी के इस घोटाले ने सनसनी फैला दी है। इस मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही थी, लेकिन अब लखनऊ पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है। लेकिन ये घोटाला सपा सरकार के दौरान सरकारी भर्ती तंत्र और सत्यापन प्रक्रिया की गंभीर खामियों को उजागर करता है। और जो अगली खबर है वो है नेपाल से जुड़ी हुई, जहां बीते दिन हुए हिंसा पर नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे पहले नेपाल सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या है पूरी खबर और क्यों प्रतिबंध लगाया गया था, और जेनजेट यानी कि जेनजी कौन है, इस पर एक रिपोर्ट। 8 सितंबर की वो तारीख जब सुबह होने के साथ ही नेपाल सुलग उठता है, सड़कों पर सैलाब उमड़ जाता है और संसद तक पर हमला बोल दिया जाता है। सवाल उठने लगे कि आखिर नेपाल में संसद पर हमला किसने करवाया, जनता अपनी ही सरकार से इतनी नाराज क्यों है। दरअसल नेपाल की सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर समेत 26 बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया और ये फैसला एक बड़ी हिंसा की वजह माना जाता है। और आखिरकार नेपाल सरकार को अपना फैसला वापस भी लेना पड़ता है। पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं। नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। फेसबुक, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया, जहां प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। काठमांडू में सोमवार रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लग गया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग भी लगा दी थी। काठमांडू में जेंजी प्रोटेस्ट के उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए। नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा लिया। नेपाल सरकार ने युवाओं के भारी विरोध के बाद सोमवार देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद संचार मंत्री पृथ्वी गुरुङ ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मान ली है। नेपाल सरकार ने युवाओं से विरोध प्रदर्शन बंद करने की अपील भी की है, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल है कि इतने बड़े आंदोलन के पीछे का चेहरा कौन है, जिसके एक इशारे पर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। वो शख्स है 36 साल का नौजवान सुदन गुरुङ, जिसने नेपाली युवाओं के गुस्से को आंदोलन में बदल दिया। सुदन गुरुङ हामी नेपाल नाम के एनजीओ का संस्थापक है। सुदन गुरुङ ने युवाओं के गुस्से को पहचान कर प्लेटफॉर्म दिया। पूरे नेपाल में इसको अलग अलग नेटवर्क के जरिए आंदोलन को पहुंचाया गया। सुदन गुरुङ अपने आप को एक गैर लाभकारी संगठन बताता है। एनजीओ के सोशल मीडिया पर 36 वर्षीय गुरुङ को एक एक्टिविस्ट बताया गया है। सुदन गुरुङ की अगुवाई में 8 सितंबर को जेंसी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। नेपाल में जेंसी प्रदर्शनों के बाद सियासी संकट भी गहराता जा रहा है। सरकार के एक फैसले के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब पीएम ओली के इस्तीफे पर आ गया है। नेपाल का युवा अब पीएम ओली से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहा है। एक एक करके ओली का मंत्रिमंडल भी इस्तीफा देता जा रहा है। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में अब पीएम ओली के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई है। हिंसक आंदोलन में 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भारत में नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट अव्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे जिले में नहीं है। नेपाल में हुए आंदोलन के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये विरोध सरकार के सिर्फ एक फैसले के खिलाफ है या फिर इस विरोध के पीछे की कोई साजिश है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन उसके बाद जब बैन किया गया उसके विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन। हमारे साथ नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार राजू शेष जी जुड़ गए। राजू शेष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा यह है, आंदोलन एक अपनी जगह है, पर आंदोलन के पीछे इतना बड़ा मकसद कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट में घुस जाना, प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाना, राष्ट्रपति भवन में जाके तोड़फोड़ करना, यह क्या वाकई सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ आंदोलन था? धन्यवाद। ये खास में क्या है कि ये जो करप्शन बढ़ते जा रहा है नेपाल में और बढ़ रहा था, और
शासन लोकतंत्र, नाम इसका लोकतंत्र था, गणतंत्र था, लेकिन था क्या कि एक आदमी नेपाल में शासन चल रहा था और उसी का हुक्म चल रहा था। खास में बात क्या है कि जिस हिसाब से लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल बोल के हम लोग जानते थे और उसी के लिए इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, उसके बाद में राजतंत्र को विदाई करके ये लोकतंत्र आया। उसके बाद में उन लोग को क्या लगा कि ये नहीं, हम ही है और विकल्प भी हम ही है और शासन भी हम ही है। इसी हिसाब से वो लोग जिस हिसाब से ये देश को चलाते रहे, इतना करप्शन बढ़ रहा था और आदमी इतना, यहाँ का जितने भी जनता थे इतना अजित हो चुके थे। मानिए कि देश नेपाल सरकार जनता के लिए तो था ही नहीं, वही नेपाल सरकार उन्हीं लोग के लिए थे जो 4-5 बड़े दल थे उसी के लिए और उसका कार्यकर्ता और उसके नेता के लिए थे। बाकी जनता के पहुंच से बहुत बाहर हो चुका था। और ये अभी जो सामाजिक संजाल जो है, सोशल मीडिया, ये तो एक बहाना हुआ, लेकिन जो असंतुष्टि था और ये नेताओं के प्रति और ये कार्यकर्ताओं के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति वो उमड़ आया है और ये उसको सपोर्ट कर दिया ये सामाजिक संजाल। अभी ऐसा एक मौका मिला जबकि ये लोग कुछ करने जा रहा था, एक आशंका था नेपाल और नेपाल के युवाओं को, क्योंकि नेपाल के युवाओं अभी 80 लाख से करीब ज्यादा सब विदेशों में जाकर अपना भविष्य ढूंढ रहा है और यहाँ नेता के बेटा, नेता का बेटी, नेता का अपना परिवार और नेता का आगे। क्या राजू जी आप ये कहना चाह रहे हैं, कि सोशल मीडिया पे बैन और ये आंदोलन एक बहाना था? इसके पीछे जो करप्शन है, इसके पीछे जो राजनेताओं का जो एक बड़ा ट्रेंडिंग शब्द चल रहा है, नेपो किड ट्रेड, यानी कि ताकतवर लोगों के बच्चे और उनकी जीवन शैली, ये भी बड़ा विरोध का कारण बना, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे बड़े नेताओं के परिवार के जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह बनी। नहीं, आवाज कट रहा है। राजू जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सोशल मीडिया सिर्फ एक बहाना था, इसके पीछे आंदोलन था, और जो राजनेताओं और आम इंसान के बीच में बड़ी दूरी बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ी वजह बना इस आंदोलन के पीछे? ये अब आवाज तो हम पूरा तो नहीं सुने क्योंकि कट कट के आ रहा है, लेकिन जो बात आपको हम समझे वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। सामाजिक संजाल एक बहाना ही है। सामाजिक संजाल इससे जुड़ा हुआ युवा सब है और युवा सब के चलते युवा सब को इतना माने गुस्सा आया कि करीब करीब सामाजिक संजाल क्यों बंद किया। तो वो लोग को क्या लग रहा था कि जो विरोध हो रहा था नेताओं का, दल का, उस हिसाब से ये लोग पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट कर नहीं पाए और उसके विरोध में ये लोग जान के बंद किया है। और इसी के चलते वो लोग एक बहाना मिला और रहा करप्शन तो इतना बड़ा हुआ था कि करीब करीब वो लोग, यहाँ का युवा लोग जो भी था, वो लोग तो नेता को देखना नहीं चाहते थे, देखना नहीं और कमती में हॉल वाले, ठीक है, हाँ, देखना नहीं चाहते थे। और एक ऐसा माहौल हुआ कल सुबह, ये लोग क्या सोच के आया था कि करीब करीब हम लोग यहाँ से जाएंगे, संसद भवन को घेरेंगे, कुछ नहीं करना था, संसद भवन को घेरेंगे और हम लोग अपना शांतिपूर्ण विरोध वहां पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जाते जाते, जैसा अब ये जैन जी का एक संयोजक है, उनका कहना क्या है कि हमारे इस शांतिपूर्ण रैली में रासोपा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो रवि लामी छाने करके एक परिचित व्यक्ति है जो पूर्व गृह मंत्री थे, उसका पार्टी का दखल अंदाजी हुआ और राष्ट्रीय ये कुछ दिन पहले राजावादी का जो आंदोलन हुआ था, ये दुर्गा परसाई, उसका इसमें इन्वॉल्व हुआ और वो लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी शामिल हो गई। बहुत शुक्रिया राजू जी। और राजू जी का कहना यही है कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का बैन का आंदोलन नहीं बचा है, इसके पीछे करप्शन है, इसके पीछे एक बड़ा शब्द चल रहा है, वो है नेपो ट्रेड, जो किड है, यानी जो ताकतवर लोगों के बच्चे, उनकी जीवन शैली है, यानी कि आम आदमी और राजनेताओं के बीच की दूरी। के समय एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। पीएम मोदी का बाढ़ग्रस्त सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का दौरा, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर रहे। धरौली की एक बड़ी घटना 5 सितंबर के आसपास हुई थी। पीएम मोदी प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जिस तरीके से देश में कहा जा सकता है कि बाढ़ की समस्या लगातार बढ़ती जा रही, पूरा पंजाब जो है, पंजाब के कम से कम 13 से 14 जिले इस समय बाढ़ग्रस्त है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी लगातार लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही, और पीएम मोदी वहां पर पहुंच के बाढ़ प्रभावित इलाकों का, जहां पर भूस्खलन आया, जहां पर बादल फटे, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। क्योंकि धरौली की जो घटना थी वो अपने आप में बताती कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज ने, जलवायु परिवर्तन ने एक बड़ा प्रभाव
छोड़ा है और आगे भी छोड़ता है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सीधे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे, उत्तराखंड में धरौली में की घटना आपने सुनी होगी, हिमाचल प्रदेश का आप देख रहे हैं, उसके बाद पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जो इस समय बाढ़ग्रस्त है और पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अचानक बादल फटता, 2 राज्य बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हैं। अगर खासतौर से जब हम बादल फटने की बात करें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आए दिन ये ऐसी घटना है, ऐसे मौसम में ये घटनाएं बहुत आम हो जाती है और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। आज दिन की एक बड़ी और खबर बता दें आपको, योगी सरकार का शिक्षा पर बहुत फोकस है और पिछले 8 सालों में योगी सरकार सूबे के उन इलाकों तक शिक्षा का प्रसाद पहुंचा रही है जहां अब तक इसकी कमी महसूस की जाती थी। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज बस्ती में वो थे और उन्होंने वहां के बच्चों के लिए सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का भूमि पूजन किया और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने टीचरों और माता पिता से बच्चों में शिक्षा और संस्कार की नींव डालने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। जिन कारणों से देश स्वतंत्र हुआ था, उन कारकों का समाधान करने, फिर से देश गुलाम न होने पाए, इसके लिए स्वतंत्र भारत ने तत्काल कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए। और इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में सरदेव नानाजी देशमुख के नेतृत्व में इसी गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई थी। और यूपी के बाद में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। महज 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए पहले ही आरोपी का घर बुलडोजर से ढहा दिया था और अब उसका दोष सिद्ध कर उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। 3 जून को दोषी युवक ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया था और इस पर पॉक्सो अदालत का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और 3 जून का मामला है। पॉक्सो अदालत ने इसको फांसी की सजा सुनाई। रेप के बाद बच्ची को जंगल में भी फेंक दिया था, उसी को लेकर जो पॉक्सो अदालत है उसने फैसला सुना। हालांकि प्रशासन ने पहले ही बुलडोजर कार्रवाई की थी, उसके घर को गिरा दिया था, लेकिन अब वो आरोपी जो है दोष सिद्ध हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को जंगल से बरामद भी किया है और उसको लेकर ऐतिहासिक फैसला। 11 जून को इलाज के दौरान मासूम की मौत भी हो गई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये फैसला सुनाया गया है और उसे फांसी की सजा दी गई है। पॉक्सो अदालत का कहा जा सकता है कि बड़ा मामला, इस अपराध को कोर्ट ने दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में रखा है और उसी के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है सुनवाई हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई की। एक बार कुछ प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं जो अधिवक्ता है। इसकी निशानदेही पर पुलिस गई, वहाँ पर उठाया, इसने बच्ची बरामद की। तब तक बच्ची की सांसें चल रही थी, लेकिन ये जो कपड़ा जो रखा था, कपड़े में वो तमंचा छिपा के रखता था, तुरंत उसे उठा करके भागने की कोशिश की। पुलिस पार्टी पर फायर किया, पुलिस ने भी इसके ऊपर फायर करके इसको दबोचा। दबोचने के बाद इसको लाए तो वो बच्ची जिंदा थी। पुलिस ने तत्परता दिखाई, तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि क्या बताया। फिर तुरंत कानपुर रेफर किया गया और 11/3 को उसकी मृत्यु हो गई। 11/3 को मृत्यु हो गई है। इसमें फिर तत्परता दिखाते हुए 14/6 को उन्होंने इसमें चार्जशीट लगाई और यहाँ पर आरोप जो विचित किया गया न्यायालय में, तो 9/7/2025 को अभियुक्त का आरोप विचित किया गया। हम लोगों ने 11 गवाह पेश किए। इसको विरलतम से विरलतम श्रेणी में मानते हुए, इस कुकृत्य को मानते हुए आज 137(2) में 10,000 रुपया जुर्माना, 1 वर्ष वो 7 वर्ष का कारावास, 127(2) में 1 वर्ष वो 5,000 जुर्माना एवं 1 से 3 BNS की जो धारा है हत्या की, उसमें 50,000 जुर्माना और मृत्युदंड और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड की सजा इसको अंततः जो है इन्होंने दी। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे।
LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। और समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के लिए नामित 5 प्रबुद्ध जनों की टीम 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। IAS चतरा वी महानिदेशक युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के संबंध में शासन द्वारा चिन्हित 3 थीम और 12 सेक्टरों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया गया। साथ ही महिला समूह और श्रमिक संगठनों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर संवाद भी किया गया। और समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का आगाज हुआ है और अलग अलग जिलों को जोड़ा जा रहा है ताकि वो भी विकसित उत्तर प्रदेश के अभियान में आगे अपना योगदान दे सके। योगी सरकार ने शुरू किया है 2047 का रोड मैप और हर जिले की अपनी एक जिम्मेदारी, जैसे हर राज्य की जिम्मेदारी होगी क्योंकि भारत का एक बड़ा सपना 2047 में विकसित भारत का जो रोड मैप है उसमें राज्यों की जिलों की बड़ी भूमिका है। इसका लक्ष्य 2047 तक यूपी से लेकर पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसमें कहा जा सकता है कि हर एक अलग सेक्टर की अपनी भूमिका तय की जाएगी। जन भागीदारी से बनेगा विकसित भारत का रोड मैप और इसीलिए समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 की शुरुआत की गई है। मकसद जिले के लोगों को जोड़ना, जिले में जो चल रही योजनाओं को और आगे अच्छे तरीके से उनका क्रियान्वित करना। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बड़ी अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, ये भी इसके तहत तय किया जाएगा। कुछ रिएक्शंस। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद अमेठी में मुझको नोडल अधिकारी के रूप में समग्र विकास के जो भी बिंदु हैं उसकी समीक्षा के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है। उसी पहलू में आज और कल 8 और 9 तारीख सितंबर में जो जनपद स्तर पे विभिन्न सेक्टरों को लेकर के जो कार्यशाला आयोजित हो रही हैं, विकसित भारत के शताब्दी पर्व जो 2047 का जो लक्ष्य है हमारा, उसके संबंध में यहाँ पे हम सब लोग एक विचार विमर्श करके एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज और कल अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम पृथक से विचार विमर्श भी करेंगे और कल के शाम में एक जनपद के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की भी तैयारी हम लोग करके शासन को प्रेषित करने वाले हैं। इसके संबंध में जनपद के लिए एक 5 सदस्यीय प्रबुद्ध जनों का टीम का भी गठन हो चुका है और साथ ही साथ हम और डीएम साहब और सीडीओ साहब यहाँ पे उस प्रबुद्ध जनों के जो समिति है उसके साथ मिलके इस विचार विमर्श के उपरांत एक विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी कल करके उस ड्राफ्ट को हम शासन को प्रेषित कर देंगे। और उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने शिकायतों के समाधान में बड़ी सफलता पाई है। कब्जा, धन वापसी और ब्याज भुगतान जैसे मामलों का समय पर निस्तारण हुआ है। लगातार प्रयासों से रेरा ने खुद को देश की अग्रणी रियल एस्टेट नियामक संस्था साबित की है। उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिला है, पारदर्शिता बढ़ी है, साथ ही लोगों का यूपी रेरा पर भरोसा और मजबूत हुआ है। यूपी रेरा में शिकायतों के समाधान में बड़ी सफलता, त्वरित जो है वो समाधान निपटाए जा रहे हैं। जो भी समस्याएं, जो भी शिकायतें आ रही है उनका कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जा रहा है। कब्जा की चाहे बात करें, धन वापसी और ब्याज भुगतान की 58,545 शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें से निस्तार के मामलों की बात करें जो निपटाए गए हैं मामले उसमें 50,812 जो है वो लंबित केस, 7,733 जो है इन केसों का निपटारा हुआ है। यूपी रेरा में शिकायतों के हल करने की दर लगभग 85% के आसपास रही है और यूपी रेरा ने त्वरित कार्रवाई की। जितनी भी लगभग शिकायतें थी उनका तुरंत निपटारा करने की कोशिश की गई। देश में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का जो रेरा विभाग है, वो यूपी रेरा विभाग, उसका प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है शिकायतों को लेकर। इस वर्ष कुल 2,394 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 1,810 निस्तारित की गई, 584 अभी भी लंबित हैं। तो यानी कि रेरा की बात करें तो वर्ष 2025 में अभी तक निस्तारण दर 75% से ज्यादा करा है। जितने भी मामले आते रहे, जितनी भी शिकायतें आती रही हैं, उसका निस्तारण जो है यूपी रेरा ने कई ठोस कदम उठाए। तत्काल कार्रवाई से लोगों पर जो है लोगों का भरोसा भी रेरा पर बढ़ा है। प्रतिक्रिया क्या है वो भी सुन लेते हैं। जो है यूपी रेरा देश के 40% मामले यूपी में दर्ज होते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है और
हमारे यहाँ 75 जिले हैं और उसमें खास करके जो एनसीआर का एरिया है, 8 जिले एनसीआर के जो है, क्योंकि वहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये सब नए बड़े शहर बने हैं और इन बड़े शहरों में खूब सारे प्रोजेक्ट्स आए और इस वहाँ पर हाउसिंग स्टॉक भी सर्वाधिक है, इसलिए हमारे यहाँ शिकायतें जाती है। आज तक 58,550 शिकायतें लोगों ने धारा 31 यूपी रेरा एक्ट 2016 के तहत दायर किया है। रियल एस्टेट और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही नेपाल से, जहां पर नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर हिंसा कहा जा सकता है कि प्रदर्शन जो है वो काफी हिंसक हुए थे। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस समय की बड़ी खबर, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मंजूर किया पीएम केपी ओली का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद केपी ओली को सेना ने सुरक्षित रखा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन रहा इस समय नेपाल से बड़ी खबर, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा। और इससे पहले भी ओली के मंत्रिमंडल से, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें या दूसरे मंत्रियों की बात करें, लगातार इस्तीफों का दौर चलता रहा है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से बात हो रही थी, खबरें आ रही थी कि यह प्रदर्शन जो है सिर्फ सोशल मीडिया के बैन को लेकर नहीं था, यह प्रदर्शन के पीछे भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ कई ऐसी बातें थी। लोगों के बीच में जो नेता हैं और आम इंसान, उनके बीच में जिस तरीके से दूरी हुई थी, उसको लेकर भी लगातार यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पर बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और केपी ओली शर्मा ने कहा था कि 7 दिन के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या टिकटॉक हो, वो रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन जब सोशल मीडिया बैन किया गया तो एक हिंसक बड़ा प्रदर्शन और उसका परिणाम यह रहा कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। तो नेपाल से समय की बड़ी खबर कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन 2 बजे के समाचार में अब समय बस इतना ही। नमस्कार।